नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे भोपाल, जहां पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। रीवा और सिंगरौली का उसको भी हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना करके उसको हम समर्पित करेंगे। आपके यहाँ मेट्रो में भोपाल और इंदौर इसका ट्रायल रन हो चुका है। हम नई मेट्रोज इन ग्वालियर को, जबलपुर को भी हम उसमें ऐड करेंगे। इस तरीके का हम काम करने वाले। एक हम अटल मेडिसिटी बनाएंगे हेल्थ की दृष्टि से, और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से 20,000 करोड़ रुपीस हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। जहां तक सांस्कृतिक विकास का सवाल है, लगभग 13 सांस्कृतिक लोक निर्माण के काम और उनके नवीनीकरण का काम, इसको हम लोग अपने संकल्प पत्र में जोड़ रहे हैं। 13 हमारे जो पूज्य स्थान है और उनका नवीनीकरण करने के लिए, उसके लिए हम अपना पूरा योगदान करके उनको हम इन 5 सालों में पूरा करेंगे। ऐसा हमारा उद्देश्य रहेगा। तो हमारी कोशिश है हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी, इन सब चीजों में हम अपने आप को जोड़ करके मध्य प्रदेश को, जो एक समय में बीमारू राज्य था, आज वो अग्रगणी राज्य के पथ पर है, उसको बढ़ाने का हम अपना योगदान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप लोगों के माध्यम से, मध्य प्रदेश की जनता से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करती रही है और आगे भी हम उसको पूरा करेंगे। और आप इसको मध्य प्रदेश की जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ये आपसे मेरा निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। जिन घड़ी की हमें प्रतीक्षा थी वह अब नजदीक आ गई है। मध्य प्रदेश के विकास को नया आयाम देने के लिए समृद्धि एवं अंत्योदय के साथ डबल इंजन की भाजपा सरकार के संकल्प को पूर्ण करने के लिए मंचासीन अतिथियों से संकल्प पत्र के विमोचन के लिए आग्रह करता हूं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। जेपी नड्डा की अगुवाई में बता दें संकल्प पत्र की घोषणा हो चुकी है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, यूसीसी को लेकर बड़ी खबर है ये। बता दें उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ड्राफ्ट कमेटी सीएम धामी को सौंप सकती है। ड्राफ्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जल्द लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड देहरादून में। और बता दें कि देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी, ड्राफ्ट कमेटी सीएम धामी को सौंप सकती है ड्राफ्ट, और उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अबे केंद्राचार्य जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अबे लगातार ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब राज्य में लागू होगा, और इसी संदर्भ में एक और कदम आगे बढ़ने जा रहा है। शुरू की थी उस पहल को अब अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। राज्य में राज्य हित के लिए जो उन्होंने यूसीसी लागू करने का जो निर्णय लिया था,
जिस पर उन्होंने विशेषज्ञ की एक समिति यहाँ पर बनाई थी। समिति की तरफ से वो रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई थी और अब जो संकेत मिल रहे, जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि मुख्यमंत्री जल्द ही इस बाबत इस यूसीसी कानून को प्रदेश में लागू कर सकते हैं और उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य, यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य यहाँ पर बन सकता है। जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि अगले 10 से 15 दिन के भीतर राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा का विशेष सत्र आहूत यहाँ पर किया जा सकता है। उस सत्र में यूसीसी को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा और सरकार के जो महत्वपूर्ण कदम है, जो महत्वपूर्ण पहल है, उनको भी यहाँ पर लागू करने का काम किया जाएगा। इस बार ये कह सकते हैं कि बड़े कुछ चेंजेस इस यूसीसी कानून को लेकर सरकार की तरफ से। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। गरिमा दोसानी, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुकी है। गरिमा जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जल्दी सरकार को सौंपा जा सकता है? पहली प्रतिक्रिया। सरकार कभी भी यूसीसी को लेकर गंभीर थी नहीं। पिछले 1 साल से सिर्फ और सिर्फ यूसीसी के मामले में तो हम बयानबाजी सुनते चले आ रहे हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बहुत पहले सबमिट कर दी थी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री का बयान आया कि मुझे हासिल नहीं हुआ है ड्राफ्ट। 3 पत्र मेरे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने लिखे जब सर्वदलीय बैठक इन्होंने बुलाई थी, सुझाव मांगे थे यूसीसी के लिए। हमने ड्राफ्ट मांगा था और हमने ये कहा था तीनों पत्रों में कि जब तक आप ड्राफ्ट नहीं देंगे डिस्कशन किस मुद्दे पर होगा। कोई भी विपक्षी दल अपनी राय, अपना सुझाव तब दे सकता है जब वो देखे कि यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या चीज सम्मिलित है, क्या चीज नहीं। जो जिन बातों की अनदेखी की गई होगी उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ड्राफ्ट हमें आज तक मुहैया नहीं कराया, पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट आया नहीं। तो अब ये उत्तराखंड पर क्या थोपेंगे? नोटबंदी, जीएसटी, 3 कृषि कानून, उसके बाद अब यूसीसी की शक्ल में हम पर क्या थोपा जाने वाला है, ये ना विपक्षी को दलों को पता है, ना मीडिया को और न जनता को। तो जब जनता 57 का या 43 का प्रचंड बहुमत दे देती है तो सरकारें ऐसी ही अराजक हो जाती हैं। उन्हें ये वो भूल जाती हैं कि वो जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी गई है। ऐसे में सबसे पहले तो जो ड्राफ्ट है उसको इन्होंने किसी वेबसाइट पे अपलोड करके उसको पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। विपक्षी दलों को वो ड्राफ्ट भेजना चाहिए कि कोई अगर कमी बेशी है तो सुझाव दीजिए। गरिमा जी, तो विपक्ष चाहता है कि ये यूसीसी आए या ना आए? नहीं, देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट में कहने वाली चीज नहीं है इसलिए क्योंकि यूसीसी हमेशा से सेंट्रल इश्यू रहा है। अच्छा, अगर भाजपा की उत्तराखंड की सरकार इतना प्रतिबद्धता दिखा रही है यूसीसी लागू करने में, तो सीधे अपनी केंद्र सरकार से क्यों नहीं कहती? ठीक है, देवेंद्र बच्चन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल का जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र जी, जब आप इतनी सक्रियता दिखा रहे हैं तो आप सीधे केंद्र सरकार से कांटेक्ट कीजिए, उनसे कहिए और ये लागू करवाइए, गरिमा जी कह रही हैं। देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है बड़ी विचित्र है। आपने देखा कि जब आपने पूछा कि आप इसके पक्ष में है या नहीं है तो बात को टाल गई। ये कभी विरोध करते हैं और कभी गोलमोल शब्दों में समर्थन भी करते हैं। अच्छा, जहाँ तक यूसीसी का सवाल है तो यूसीसी को लेकर के जो ड्राफ्ट की बात अभी गरिमा जी कर रही थी वो बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि यूसीसी की कमेटी ने जब यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों को बुलाया था अपने अपना पक्ष रखने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी से मैं और मेरी टीम गए थे। लेकिन हमारे आश्चर्य की बात रही कि कांग्रेस ने उसका बायकॉट किया। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भी उसका बायकॉट किया। अगर आपके मन में कोई विचार थे, कोई बात कहनी थी, आप जो कमेटी है, हाई पावर कमेटी है, उसके सामने अपनी बात रखते, लेकिन ये उससे अपना अलग हो गए। एक बात। दूसरी बात, जो यूसीसी का मसला है ये कोई अचानक नहीं है, तो संविधान सम्मत है। संविधान में आर्टिकल 44 में इस बात का सीधा उल्लेख है और बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसके बारे में कहा है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। अब जहाँ तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सवाल है, तो राज्य सरकार को इस बात का अधिकार है कि वो यूसीसी को अपने स्तर पर बना सकती है, लागू कर सकती है। अगर धामी जी ने चुनाव से पहले कोई वादा किया था और अब हम पूरा कर रहे हैं तो इसमें कांग्रेस की क्या दिक्कत है? क्या तो साथ में खड़ी हो या विरोध करे, लेकिन ना तो साथ खड़ी होती है और ना खुल कर अपना विरोध व्यक्त करती है। ये दोहरी जो स्थितियां हैं बड़ी विचित्र हैं और हर मामले में कांग्रेस का दृष्टिकोण यही रहता है। तो हमारा कहना यह है कि यूसीसी देश के हित में है और उसको आना चाहिए। और धामी जी ने जो चुनाव से पहले अपना वादा किया था
उस वादे को पूरा कर रहे हैं। गरिमा जी, यूसीसी देश के हित में है। है कि ये देश के हित में है तो नरेंद्र मोदी से पूरे देश में लागू करवाएं। फिर उत्तराखंड देश तो है नहीं मैडम कि उत्तराखंड में लागू कर दोगे। यूसीसी का आप फुल फॉर्म देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूप, पूरे देश में एक था। अब ये उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, बाकी प्रदेशों में लागू नहीं होगा। अच्छा। तो क्या उत्तराखंड देश और दुनिया से बिल्कुल अलग है? अच्छा। उसके अलावा जब कल को केंद्र सरकार यूसीसी लाएगी, आज या कल या परसों कभी भी, तो क्या आप जानती हैं कि उत्तराखंड का यूसीसी नल एंड वॉइड हो जाएगा? अच्छा। क्योंकि ये नियम के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, जैसे ही केंद्र सरकार यूसीसी बनाएगा तो ये डस्टबिन के डब्बे में चले जाएगा इनका यूसीसी। तो ये पूरी एक्सरसाइज हमें फ्यूटाइल लग रही है, हमें बेकार लग रही है, फिजूल लग रही है। और जो समिति बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी की, उसको 1 साल तक मोटा पैसा तनख्वाह के रूप में दिया गया, जिसे हम बर्बादी के रूप में देख रहे हैं। अच्छा। और आप ये देखिए कि मैं आपको इस बात का जवाब दे सकती हूँ कि हम हाई पावर कमेटी में क्यों नहीं शामिल हुए। जब हमें यानी कि आपका कहना है कि जैसे ही ही ये केंद्र सरकार लाएगी वैसे ही उत्तराखंड की सरकार जो मेहनत करी वो सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका तमाम अपना पक्ष रखने के लिए। और देवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अभी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से यूसीसी का मुद्दा अब उठता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि दिवाली के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इसको लागू करवाया जाएगा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में गंगा की सफाई के लिए हरिद्वार में गंग नहर को बंद कर दिया गया है, जिससे गंगा में स्नान और अन्य दूसरे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर साल की तरह इस साल भी गंगा की सफाई करने के लिए दशहरे से छोटी दिवाली तक गंग नहर को बंद किया गया है, लेकिन आज छोटी दिवाली पर हरिद्वार में गंगा वापस लौट आएगी। अच्छा भैया, लाओ भैया। विकास चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या गंगा वापस लौट आई है? देखिए, जिस तरह से दशहरा की जो मध्य रात्रि है, उससे जो आज छोटी दिवाली की मध्य रात्रि तक गंगा जो है उसको यहाँ पर सफाई और जो मरम्मत के कार्य हैं उसको लेकर यहाँ पर उसको बंदी यहाँ पर की जाती है, जो वार्षिक बंदी कहलाती है इस गंग नहर की। हालांकि जिस तरह से अधिकारियों की अगर हम बात माने तो अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से एनसीआर में जो इस गंग नहर से जो पानी की जो आपूर्ति की जाती है, उसकी आपूर्ति इन दिनों बहुत मांग थोड़ी कम होती है, जिस कारण से और खेती में भी जो इस नहर का जो पानी का यूज किया जाता है उसमें भी मांग इन दिनों कम होती है। इसलिए इस पूरे जो दशहरा से और छोटी दिवाली तक का समय है, इसको उपयुक्त मानते हुए ये गंग नहर की वार्षिक बंदी यहाँ पर की जाती है, जिसके अंदर इस बंदी के दौरान यहाँ पर घाटों की मरम्मत और जो गंग नहर के जो स्नैप चैनल हैं उनको यहाँ पर मरम्मत उनकी की जाती है। साथ ही जिस तरह की जो सफाई अभियान है वो यहाँ पर किए जाते हैं। हालांकि इस दौरान अगर हम अर्की पैड़ी की बात करें तो यहाँ पर काफी जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर देश विदेश से आने वाले, उनको मायूस यहाँ पर होके जाना पड़ता है, क्योंकि जो गंगा का जो पानी है वो यहाँ पर ना के बराबर ही रहता है। हालांकि जो यहाँ पर गंगा सभा और जो सिंचाई विभाग है उसका जो यहाँ पर आपसी समझौता है, उसके तहत यहाँ पर 2 फुट का पानी यहाँ पर सिंचाई विभाग के द्वारा जरूर आपूर्ति यहाँ पर लगातार की जाती रहती है, लेकिन वो इतना नहीं होता है कि वहाँ पर गंगा स्नान यहाँ पर किया जा सके, धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर किए जा सके। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से इस समय जो हरकी पैड़ी है वो दशहरे से और आज छोटी दिवाली तक यही स्थिति यहाँ पर है। जितना जो अगर आप पानी देख सकते हैं बहुत कम मात्रा में यहाँ पर है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ जो धार्मिक अनुष्ठान है वो भी जरूर यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो गंगा का जो पानी है वो कम होने के कारण उनको अगर जो श्रद्धालु यहाँ पर जो बड़ी संख्या में आते हैं वो कहीं ना कहीं हरिद्वार से ऊपर यहाँ पर ऋषिकेश या अन्य जगह पर चले जाते हैं, जिस कारण से
हरिद्वार के व्यापारियों को भी यहाँ पर मायूसी देखने को मिलती है। उनका मानना है कि ये बंदी कहीं ना कहीं जो दिवाली है, उसके जो त्योहारी सीजन है उसके बाद यहाँ पर की जानी चाहिए। फिलहाल जो स्थिति है वो आज मध्य रात्रि में गंगा यहाँ पर वापस आएगी और पुनः पहले की तरह यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर हो जाएंगी। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और मसूरी पर दिवाली में तंत्र मंत्र के लिए उल्लू की तस्करी को रोकने के लिए वन विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान वन विभाग की रात में गश्त भी बढ़ गई है। बता दें कि दीपावली में उल्लू की तस्करी को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है और सभी को वनों में निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीएफओ मसूरी वैभव कुमार सिंह ने बताया कि दीपावली में तंत्र मंत्र को लेकर उल्लू की तस्करी काफी बढ़ जाती है, जिसको लेकर वन विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वर्षों में तो उसके लिए हमारे द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है और सभी हमारे समस्त जो फील्ड कर्मी हैं उनको ये सब निर्देश दिए गए हैं कि सभी कर्मी अपने हेडक्वार्टर्स पर उपस्थित रहेंगे और नियमित वन क्षेत्रों की गश्त करेंगे तथा चेकिंग अभियान इसमें चलाएंगे। वजह जिस तरीके से सर आपने बताया निगरानी की जा रही है, तो क्या क्षेत्र में बांटा गया है सर पूरे वन विभागों को? देखिए, जो हमारे सभी वन क्षेत्र अधिकारी हैं उनको अपने अपने कार्य क्षेत्र में, सभी बीट अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में सघन गश्त और निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ एक जो हमारा जो खुफिया तंत्र है उसको भी एक्टिवेट किया गया है कि यदि कहीं से भी इस तरह की सूचना मिलती है कि असामाजिक तत्वों द्वारा पूजा पाठ के नाम पे या तंत्र मंत्र के नाम पे वन्य जीवों खास तौर पर उल्लू इत्यादि के कोई भी तस्करी या पकड़ने का प्रयास किया जाता है तो उनके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है सख्त कार्रवाई। सुनील सोमकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ मिल पाया है? उल्लू की तस्करी कहां तक पहुंची है और क्या कुछ उपाय? देखिए, अगर बात करी जाए तो दीपावली को लेकर यहाँ पर उल्लू और अन्य जानवरों की तस्करी शुरू हो जाती है, जिसको लेकर यहाँ पर वन विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जो वन कर्मी हैं उनकी छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है और सबको अलग अलग क्षेत्र बांटे गए हैं। उनका ये मानना है कि किसी भी प्रकार से जंगली जानवर, खासकर उल्लुओं का जो तस्करी होती है वो किसी भी हाल में ना हो और अगर कोई संबंध में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जो उनका गोपनीय सेल होता है उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। अन्य चीजों को लेकर उल्लू की तस्करी यहाँ पर की जाती है और उसी को रोकने के लिए यहाँ पर वन विभाग ने पूरी तरीके से अपनी कमर कसी हुई है। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।